मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक कॉमन नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th क्लास के लिए भी, 12 नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस। इससे पहले हम लोग कॉमन नेम में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्लास में मैंने आपको सीट दिया था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन आया हुआ है एम्स का, आईटी मेन, आईटी एडवांस का, जो 100 क्वेश्चन पूछा हुआ है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कॉमन नेम से मैंने सीट दिया था आपको क्लास में। अल्काइल हैलाइड, यहाँ से भी आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएगा। अल्काइल हैलाइड्स बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे भी, रिपीट भी करेगा, कई पहले पढ़ा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं क्या क्या अल्काइल हैलाइड में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ पुराने टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। कई आईटी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, बॉन्डिंग से ले लेते हैं, कुछ पीटी से भी ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले एक सिंपल सा अल्काइल हैलाइड का जैसा छोटा सा प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, जो आगे पढ़ेंगे भी। अल्केन में मैंने मीथेन ले लिया, ठीक है, ये प्योर मीथेन ले लिया। मैं लैब में एक रिएक्शन करना है, मीथेन ले लिया मैंने, ठीक है। और मैंने यहाँ क्लोरीन ले लिया, ठीक है, प्योर क्लोरीन ले लिया और इसको जस्ट एक कंटेनर में मिक्स कर दिया। मीथेन, क्लोरीन दोनों को इक्वल इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिया और मिक्स कर करके दोनों को लैब में मैंने रख दिया और फुल नाइट के लिए पूरा लाइट ऑफ कर दिया, डोर क्लोज कर दिया और पूरा रूम को मैंने डार्क कर दिया। यह है डार्क रूम। डार्क रूम में मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, रात भर के लिए छोड़ दिया इसमें, ठीक है। सुबह मैं आऊँगा लैब में, मैं चेक करूँगा कि क्या इसमें रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंपल आप देखेंगे तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। प्योर मीथेन, प्योर क्लोरीन और डार्क रूम रात भर के लिए छोड़ दीजिए, 8 घंटे 10 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। सुबह जब जाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यही मीथेन को लेना है और ये क्लोरीन को लेना है और बस सुबह जब लैब में जाएं और जा करके तुरंत इसको सनलाइट, ये सनलाइट ऐसे इसको दिखा दें, छत पे रख दें, 10 मिनट के लिए रख दें सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट को प्रेजेंट करने का तरीका है एच म्यू, एच म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लाइट इज द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड फोटोन, एच म्यू ये हो गया। या लाइट, सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे, सबसे ज़्यादा यूवी रे होता है उसके अंदर। तो ये जैसे ही छत पे रख देंगे, सन का लाइट पड़ेगा, देखेंगे सीरीज ऑफ रिएक्शन चेन। वो 10 घंटे डार्क रूम में रखा आपने, कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ डार्क रूम में, बट सुबह में जस्ट 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें, सनलाइट में रखें, सीरीज ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले बनेगा CH3Cl, फिर थोड़ी देर बाद बनेगा CH2Cl2, फिर थोड़ी देर बाद बनेगा CHCl3, फिर बन जाएगा CCl4, फिर बन जाएगा HCl, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ द इथेन भी बन जाएगा। मल्टीपल प्रोडक्ट, ढेर सारा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन एक एक करके अटैक करेगा। पहले सबसे पहले एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, फिर उसको हटा के दूसरे पे अटैक करेगा, तीसरे हाइड्रोजन पे, चौथे हाइड्रोजन पे, बाई प्रोडक्ट में HCl और बाई प्रोडक्ट में इथेन भी बन जाता है। ऑर्गेनिक में हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते हैं, तो हमें चाहिए था अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम। सबसे फेमस तो यही लोग हैं। इन चारों पे कई क्वेश्चन हैं, कई क्वेश्चन आईटी एडवांस में है जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं। तो बॉन्डिंग से आप रिलेट करेंगे और बताएंगे तो सबसे पहले कि इन चारों का डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग पुराने टॉपिक भी रिपीट करते रहेंगे, कॉमन नेम भी पढ़ेंगे, जो कुछ पहले पढ़े हुए हैं उसको भी रिवीजन करते रहेंगे। तो जल्दी से आप बताएंगे कि ये जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था CH3Cl और जो प्रोडक्ट बन रहा है CH2Cl2, CHCl3 एंड द CCl4, इनका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर सेम ऑर्डर, सबसे हाई ये लो, थोड़ा सा और लो, इसका तो जीरो होता है। ये तो खुद आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, अदर एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, क्यों होता है, ये भी एडवांस में पूछा हुआ है, ठीक है। सो म्यू डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग पुराने क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और बहुत सारा चीजें नया भी सीखेंगे यहाँ पे। तो CH3Cl, CH2Cl2,
क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, 10 क्वेश्चन तो इसी से मिल जाएगा, CCl4 ऐसे ये हो। इसमें से मैं प्लान करता हूँ CCl4। पहले CCl4 के बारे में जो पूछा गया है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कॉमन नेम है पायरीन, और फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म डिस्कस करेंगे, इसका नाम मैं डिस्कस कर दूंगा। बहुत सारे कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड में जो कॉमन नेम जानना है, बट हमें रटना नहीं है, ये नहीं कि नाम याद कर लेना है, हमें नाम के साथ उसका एप्लीकेशन की कहाँ यूज होता है, कहाँ इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, तो वो चीज़ें रिलेट करते हुए चलना है, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाए और चीज़ें हमें एकदम ब्रेन में सेट हो जाए। जैसे CCl4, थर्ड CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, और छोटा कॉमन नेम है पायरीन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, यह टेट्रा, क्लोरो और मीथेन, या पायरीन, पायरीन जो हो गया, और पायरीन। आईटी एडवांस में जो पूछा हुआ है कि इसका डायपोल मोमेंट म्यू, इसका डायपोल मोमेंट तो डायपोल मोमेंट इसका तो होता है 0, एग्जैक्टली 0। क्यों 0 होता है वो भी पूछा हुआ है। रेगुलर स्ट्रक्चर या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जो आप इसके बारे में हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्डिंग सब बना के दिखा दीजिए। आप जानते हैं इसके बारे में सब, बॉन्डिंग में काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं, यहाँ हम लोग सिर्फ रिवीजन का प्लान करेंगे। ये है कार्बन और ये क्लोरीन, और ये क्लोरीन CCl4, ये है सिमेट्रिकल या रेगुलर स्ट्रक्चर, ये sp3 है, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट हो गया, ये बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये sp3 सेप टेट्राहाइड्रल सिमेट्रिकल रेगुलर स्ट्रक्चर, ऐसा कि सब जगह एकदम इक्वल 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 बॉन्ड लेंथ, इक्वल एटम, सिमेट्रिसिटी हो गया, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 हो गया। नोट करेंगे। टेट्राहेड्रल, रेगुलर, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसके चलते डायपोल मोमेंट 0, CCl4 का डायपोल मोमेंट 0। पायरीन कॉमन नेम है, और बाकी कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन सारा नाम पूछा जाता है। तो रेगुलर एकदम सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसके चलते डायपोल मोमेंट। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, इससे पहले अरेंज करना था वो एडवांस का क्वेश्चन है। सब बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर 3, डायपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, सब में है क्वेश्चन। CCl4 के बारे में जो जानते हैं यहाँ आप रिपीट करेंगे, सब कुछ इसके बारे में रिपीट करेंगे। तो आपने सीखा कि CCl4 जिसका डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0, डायपोल मोमेंट 0 हो गया, ठीक है। और डायपोल मोमेंट जब 0 है तो डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। चार्ज ऑन CCl4 इज 0, सो चार्ज
चार्ज इसके ऊपर जो चार्ज है CCl4 पे वो जीरो, चार्ज जीरो होने के चलते ये CCl4 जो हो गया नॉन पोलर, ये पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर, नॉन पोलर और कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। CCl4 नॉन पोलर है और कोवेलेंट मॉलिक्यूल है CCl4। इससे आईटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप बताएंगे, जैसे ये ऐसा, बचपन में स्कूल में हम लोग जस्ट मैजिक 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 खेला करते थे। मैजिक मैजिक खेलने में जस्ट ऐसे सिंपल ऐसे पेन, पेन है, ठीक है, इस पेन को हम लोग सब लोग खेलते हैं, सब बच्चे, आप भी खेले होंगे बचपन में कि इस पेन को हम लोग बोलते थे कि मैग्नेट बना दे पेन को। तो मैग्नेट बनाने का सिंपल तरीका, ये पेन लिए, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जस्ट ऐसे 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 रगड़े, रगड़ने के बाद यहाँ पेपर, टेबल पे पेपर, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा रख लेते थे, पेपर का टुकड़ा रख करके जस्ट ऐसे पकड़ते थे, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो जाता था। सब लोग खेले हैं ना, सब लोग खेले होंगे। जस्ट स्कूल में जस्ट पेन लिए, पेन लेकर के, या कंघी हो गया, कंघी को जस्ट ऐसे रगड़ना है, रगड़ करके, जस्ट प्लास्टिक है ये है, चाहे कंघी हुआ प्लास्टिक हुआ, रगड़ के ऐसे से हेड से रगड़ते थे। कि बाल है, बाल से जस्ट रगड़ने पे ये चार्ज हो जाता था, ये प्लास्टिक का पेन चार्ज हो जाता था। और पेपर, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा रहेगा, एकदम छोटा 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 टुकड़ा, उसको खींच लेता था, अट्रैक्ट करता था। सब देखे, सब लोग खेले हुए। वो क्वेश्चन आईटी का क्वेश्चन है, आईटी क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन कि बताइए, मेरे पास वो प्लास्टिक का कंघी है, ये है प्लास्टिक का कंघी है, ये है चार्ज्ड कॉम्ब, ठीक है, चार्ज कॉम्ब, ठीक है, कंघी है, ठीक है, और चार्ज है, चार्ज किया गया है। अब बताइए, यहाँ से ये पूछ रहा है आईडी में कि यहाँ से मुझे CCl4 को गिराना है। अब बताना है आपको कि ये CCl4, यहाँ से CCl4 को ड्रॉप करना है। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, CCl4 को ड्रॉप करना है, ऐसे ड्रॉप करिए। तो अब बताइए, ड्रॉप करेंगे तो इसका कौन सा रूट सही रूट है? क्या ये इस रूट नंबर 1, ये पाथ नंबर 1 से जाएगा, ये पाथ नंबर 1 से जाएगा, या यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे? तो ड्रॉप करेंगे तो ये रूट नंबर 2, ऐसे रूट नंबर 2 से जाएगा, ऐसे रूट नंबर 1 या रूट नंबर 2 किस रूट को फॉलो करेगा? CCl4 ड्रॉप करेंगे और कंघी लगा देंगे, साइड में रखेंगे, तो कौन से रूट को फॉलो करेगा? ये 1 रूट नंबर या रूट 2? करेक्ट आंसर है ये फॉलो करेगा रूट नंबर 1, 1 को फॉलो करेगा। इस रूट को वो नहीं फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि आंसर सामने है। CCl4 का आप जानते हैं, CCl4 के लिए डायपोल मोमेंट जीरो, डायपोल मोमेंट मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस जीरो, और चार्ज इक्वल टू जीरो। और जब इस पे चार्ज है ही नहीं, जब ये चार्ज इस CCl4 पे है ही नहीं, तो ये कंघी चार्ज कम कॉम्ब है, कंघी है, चार्ज किया हुआ है, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो तो सीधे अपना नीचे अपने पाथ पे चला जाएगा। अगर चार्ज रहता तब ना इसमें कुछ अट्रैक्शन होता या रिपल्सन होता, जो भी बेंडिंग होता। तो चार्ज है ही नहीं CCl4 में, और नो डेविएशन, तो नो चार्ज नो डेविएशन। नो डेविएशन। तो इस सब को रिलेट करिए, जो आप पहले मॉर्निंग में जानते हैं उनको रिलेट करिए ऐसे कि डायपोल मोमेंट जीरो है। क्यों? sp3 सिमेट्रिकल, टेट्राहाइड्रल, रेगुलर स्ट्रक्चर, डायपोल मोमेंट जीरो। डायपोल मोमेंट का मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज जीरो, नॉन पोलर, कोवलेंट। अगर ये कंघी चार्ज रहेगा, उसके बगल से गिराएंगे, नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं, डेविएशन होगा ही नहीं। तो सब रिलेट करना है, जो चीजें पहले जानते हैं। पायरीन, CCl4 पायरीन यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, एस ब्लॉक में भी पढ़े हुए हैं। तो CCl4 को पायरीन, फोर्थ पॉइंट। CCl4 कॉमन नेम में बोलते हैं पायरीन।
तो यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर बट इन ओपन रूम, ये लिखना है ओपन रूम, क्यों तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, इन ओपन रूम, for fire through, for fire through अल्कली मेटल, मैंने बताया था अल्कली मेटल का फायर है, या इलेक्ट्रिक सर्किट फायर थ्रू अल्कली मेटल और इलेक्ट्रिक सर्किट। फायर थ्रू अल्कली मेटल या फायर थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट या अल्कली मेटल का फायर है, उसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये सोडियम पोटेशियम कोई भी वाटर में डालते हैं तो वो फायर पकड़ लेता है, और उस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग CCl4 यूज करते हैं, स्पेशली इन ओपन रूम। तो ये एक कंटेनर है, और ये कंटेनर में अगर ये वाटर है, और वाटर में यहाँ पे अगर आप यहाँ ऐसे वाटर रखा हुआ है और कुछ जैसे आपने पोटेशियम डाल दिया, इसमें पोटेशियम पानी में जैसे ही पोटेशियम आप फेंकेंगे, ये धीरे धीरे फ्यूम्स हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और उसके साथ हाइड्रेशन एनर्जी के चलते ये जस्ट सरफेस पे फायर पकड़ लेगा। अल्कली मेटल फायर पकड़ लेते हैं। सीजियम रुबिडियम करेंगे तो, और सीजियम करेंगे तो वो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, तो ये फायर हो जाता है जो जानते हैं। इस फायर को अल्कली मेटल का फायर है, या इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है उसके फायर को आप वाटर से एक्सटिंग्विश नहीं करते, क्योंकि फायर आग है तो जनरली सोचते हैं आग लगा है कहीं भी तो लोग पानी फेंक दें। अल्कली मेटल के फायर में, एस ब्लॉक के फायर में आग नहीं यूज करना है, वाटर नहीं यूज करना है। या इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट है, करंट के थ्रू शॉर्ट सर्किट हुआ, फायर हो गया, वहां आप वाटर नहीं फेंक सकते। पानी फेंकेंगे, कंडक्टर है, बॉडी तक करंट आ जाएगा। यहाँ भी पानी फेंकेंगे, फायर का इंटेंसिटी और बढ़ेगा, तो वाटर से रिएक्शन करता है, आप जानते हैं, उसी से तो फायर पकड़ रहा है ये। तो ऐसे इस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग CCl4, ये CCl4 यूज करते हैं। हम लोग पहले बता चुके हैं हम लोग कि ये CCl4 यूज करना है। ये पायरीन, तो सिलेंडर में ये भरा रहता है, ये पायरीन। ओपन रूम, ये ओपन रूम उसका कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा कुछ कुछ आगे पढ़ने के बाद, मतलब इसी टॉपिक में कुछ आगे पॉइंट और डिस्कस करेंगे, फिर मैं समझा दूंगा आपको कि क्यों ओपन रूम में यूज करना है। ये रिलीज करता है, ये एक खुद बर्न नहीं करता है, ये CCl4 बर्न नहीं करता है, बस रिलीज करता है, एक वेपर रिलीज करता है। CCl4 जो है वो रिलीज पायरीन, इनकम्बर्सिबल वेपर, ये इनका मतलब नो कंबसन, ये पायरीन जो है वो पूरा वेपर रिलीज करता है जो चारों तरफ से इसको लॉक कर देगा। फायर होता कैसे है? एयर के कांटेक्ट में ऑक्सीजन ही तो है जो फायर को इग्नाइट करता है और तेज बढ़ाता है इंटेंसिटी। आप ऑक्सीजन का कांटेक्ट हटा देंगे तो ये पायरीन है जो कि ये खुद बर्न नहीं करता है, इनकम्बस्टिबल जो वेपर रिलीज करता है, जो चारों तरफ वेपर ऑक्सीजन से कांटेक्ट छोड़ देगा, और ये खुद खुद बर्न नहीं करेगा, तो अपने आप आग बुझ जाता है। तो इनफ्लेमेबल भी बोला जाता है कि पायरीन जो होता है CCl4 इनफ्लेमेबल भी कंपाउंड है। ये CCl4 जो होता है वो खुद बर्न नहीं करता है। कंपाउंड, तो ये बर्न भी नहीं करता है, ये बर्न नहीं करेगा, बस वो एक रिलीज करेगा वेपर जो चारों तरफ से एयर से कांटेक्ट हटा देता है। तो CCl4 पायरीन है, फायर एक्सटिंग्विशर, डायपोल मोमेंट, ये सब चीजें पढ़ा हुआ था उसका।
नेक्स्ट, 5 नया कंपाउंड, थोड़ा सा नया हम लोग सीखते हैं कि ये जो CCl4 है, ये CCl4 जो ये रिएक्ट कर लेता है SbF5 से, एंटी मनी फ्लोराइड F5 से रिएक्शन कर लेता है, कुछ ऐसा कंपाउंड बनाता है CF2Cl2 और प्लस प्लस इसके साथ साथ क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा और साथ में Sb एंटी मनी F3 इसमें आ जाता है। ये कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका तो कई जगह साइंस में एप्लीकेशन सीखना है और आता भी है। इससे इस कंपाउंड से 10 क्वेश्चन आ चुका होगा आईटी मेन में, मेडिकल में 10 क्वेश्चन आ चुका है इससे। तो क्लास में मैं सीट देता हूँ तो मैं दिखाता भी हूँ कि देखिए इससे 10 क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। और इस कंपाउंड को कॉमन नेम में पढ़ते हैं फ्रीऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीऑन। CF2Cl2, CF2Cl2 वेरी इंपॉर्टेंट। कई नेम है फ्रीऑन, हमें जो पढ़ना है फ्रीऑन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, R122 इसका नाम है, यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, बड़ा फेमस है। तो फ्रीऑन जो हमें पूछा जाता है एग्जाम में, फ्रीऑन ये, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो, इससे 10 क्वेश्चन आईटी मेन में पूछा हुआ है, मेडिकल में कई क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं फ्रीऑन से। ये है क्लोरो, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसको बोलते हैं CFC छोटा s, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे लिखा रहता है पेपर में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या इसको बोलते हैं R122, 122, R122 यूज एज रेफ्रिजरेंट, R122 रेफ्रिजरेंट, 1 नंबर ऑफ कार्बन, 2 नंबर ऑफ फ्लोरीन, अगेन 2 नंबर ऑफ क्लोरीन, ऐसे। आर आर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रेफ्रिजरेंट। 1 ये है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन, 2 नंबर ऑफ फ्लोरीन, अगेन 2 नंबर ऑफ क्लोरीन। तो CFCl नंबर ऑफ फ्लोरोक्लोरोकार्बन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, फ्रीऑन, फ्रीऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, R122 ग्रीन हाउस गैस, वो मैं बता देता हूँ इसके बारे में। तो पहले आप लिख लेंगे कि फ्रीऑन यूज एज अ रेफ्रिजरेंट इन कूलिंग सिस्टम। कोई भी कूलिंग सिस्टम है तो इस पे भी बैन है भाई, बैन, इस पे भी बैन लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे पढ़ना है, एग्जाम में आता है कि रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट कूलिंग सिस्टम, फ्रिज, घर में फ्रिज है, फ्रिज के बैक साइड में एक कंप्रेसर लगा रहता है बॉटल में, उस कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट भरना होता है, वही रेफ्रिजरेंट तो कूलिंग सिस्टम, पूरा कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। एसी है, एयर कंडीशन है, गाड़ी का एसी है, घर का एसी है, सब में कंप्रेसर रहता है और कंप्रेसर के अंदर भरा रहता है रेफ्रिजरेंट। तो इसमें एक बेस्ट रेफ्रिजरेंट में ये आता है R122। तो CF2Cl2 यूज एज रेफ्रिजरेंट फॉर कूलिंग सिस्टम। तो जितने कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग जितना डिवाइस होता है उसमें रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज करते हैं। तो ये है R122 और CF2Cl2। बैन लगा हुआ है, इसके ऊपर बैन लगा हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को मिनिमाइज करना है, कम यूज करना है। अदर भी बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैं, अमोनिया भी बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट होता है, बट घर में नहीं, वो बाहर में, जो शहर के बाहर आइस प्लांट होता है या कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें यूज करते हैं। तो फ्रीऑन्स जो है क्यों बैन लगाया गया है इसके ऊपर, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
फ्रियोन, फ्रियोन के बारे में, ये ग्रीन हाउस गैसेस के कैटेगरी में भी आता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं ग्रीन हाउस गैसेस में? तो 6 पॉइंट, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? ये खुद ही एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, आईटी मेन में कई बार पूछा हुआ, मेडिकल में कई बार पूछा हुआ कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं। तो मीथेन, मीथेन, मार्स गैस, मडी प्लेसेस, कीचड़, दलदल, ह्यूमन वेस्टेज, एनिमल वेस्टेज से जो गैस प्रोड्यूस होता है, मीथेन, ये मीथेन हो गया। ये CO2, CO2 भी ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। CO2 जो कार का इंजन जिसमें फ्यूल बर्न हो रहा है और जो धुआं साइलेंसर से धुआं निकल रहा है उसमें CO2। इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है, जैसे बिहार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 2 यूनिट बनाया गया है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, वहाँ कोयला जलता है, खूब कोयला जलता है। बाढ़ में, कहलगांव में, भागलपुर के पास कहलगांव, पटना के पास में बाढ़ है, तो दोनों यूनिट में खूब कोयला जलता है और चिमनी में से CO2 इमिट करेगा, ग्रीन हाउस गैसेस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS, या इसको CF2Cl2 कर सकते हैं, ये फ्रियोन, फ्रियोन भी ये ग्रीन हाउस गैसेस में है, ग्रीन हाउस गैसेस में होता है फ्रियोन। ओजोन, ओजोन आ जाएगा, वाटर वेपर आ जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O आ जाता है, CF6SF6 ये आ जाता है। तो ये है ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये जो फ्रियोन है, जो आप फ्रियोन देख रहे हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस के कैटेगरी में आता है। फ्रियोन ये ग्रीन हाउस गैसेस में आता है, फ्रियोन। इसलिए इसको मिनिमाइज करने की कोशिश किया जाता है कि और भी है, फ्रियन का तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो ओजोन लेयर को भी डिके कर देता है। वो मैं डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस CH4, CO2, ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लो को बोलते हैं अस, नाइट्रस ऑक्साइड और SF6। ये 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन लिखा रहेगा ABCD के ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये क्या करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, बट यहाँ भी सीख सकते हैं, ये तो जनरल नॉलेज का टॉपिक है। सबसे पहले ग्रीन हाउस का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? पहला लाइन की ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते रहता है, टीवी में न्यूज़ देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट साइंस का पार्ट है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हर जगह बातें होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्या मतलब समझ रहे हैं? सबसे पहले 6-7, सबसे पहले आप बात करेंगे कि ये ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस क्या है, ठीक है? ये ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस क्या है ये? तो ग्रीन हाउस हमारा अर्थ, ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्रीन हाउस हम लोग बोलते हैं अर्थ, ये है अर्थ, ये अर्थ हो। अब इसको ग्रीन हाउस कैसे बोला जाता है अर्थ को? तो अर्थ को ग्रीन हाउस इसलिए बोलते हैं कि आप जब कुछ पिक्चर देखेंगे, जैसे आप सर्च करेंगे अर्थ का पिक्चर, आप सर्च करेंगे, सर्च करिए अपने मोबाइल में कि पिक्चर ऑफ अर्थ फ्रॉम सैटेलाइट, फ्रॉम स्पेस स्टेशन। जब आप स्पेस स्टेशन से पिक्चर सर्च करेंगे, तो जब स्पेस स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ से जब सारे प्लैनेट को वहाँ से व्यू किया जाता है, वहाँ से हाई रेजोल्यूशन कैमरा से सारे प्लैनेट का पिक्चर लिया जाता है, तो हमारा अर्थ ही है जो एकदम ब्लूइश ग्रीन बॉल की तरह दिखता है। अर्थ जो है पूरा ब्लू ग्रीन बॉल की तरह दिखता है, इसलिए कि अर्थ पे एक्सेस वाटर, अर्थ का जो एरिया है, अर्थ का जो स्फेयर बॉल हो गया, खूब वाटर, समुद्र, खूब समुद्र, 70% तो समुद्र है, पूरा पानी 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 पानी, ब्लूइश वाटर। बाकी 30% बचा एरिया, 30% में 20% फॉरेस्ट है, पहाड़ और जंगल है, ठीक है? और बाकी 10% में ही हम लोग रह रहे हैं, जहाँ शहर है, जहाँ पे बिल्डिंग है, जहाँ खेती हो रही है, एक गांव है, वो सिर्फ 10% एरिया।
तो जो अर्थ हमारा हुआ वो स्पेस से देखने पे पूरा ब्लूइश ग्रीन बॉल, पूरा ब्लू कलर का ग्रीन कलर का बॉल दिखता है, ठीक है, अर्थ, ठीक है। तो ब्लूइश ग्रीन बॉल के चलते उसी को ग्रीन हाउस बोला गया है। अदर प्लैनेट नहीं है, अदर किसी भी प्लैनेट का जब फोटो लिया जाता है तो जैसे मार्स, मंगल ग्रह रेड प्लैनेट हो गया, मून पे पूरा डिजर्ट ही डिजर्ट है, ठीक है। अर्थ ही है जहाँ पे पूरा ब्लू ग्रीन, पूरा ग्रीनिश ब्लूइश टाइप का बॉल टाइप का दिखता है, इसलिए हम लोग अर्थ को ग्रीन हाउस बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये अर्थ, अर्थ से रिलेटेड है, पहला लाइन ये जानना है। अब ये लोग क्या कर देता है, ग्रीन हाउस गैसेस ये क्या करता है, हीट ट्रैपर गैस है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट ट्रैपर, इसमें और सबका अलग अलग रोल भी है, बट ये हीट ट्रैपर गैस है। फ्रियोन का तो और भी रोल है और हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे बातें करेंगे फ्रियोन के बारे में। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस है हीट एब्जॉर्बर है, ये हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, तो वो हीट को ट्रैप करते हैं। जैसे आपका अर्थ हो, अर्थ है ग्रीन हाउस, अब अर्थ पे देखिए, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है हम लोग का, अर्थ जो हुआ, अर्थ में हम लोग जानते हैं कि ये जो, मान लीजिए ये ओजोन है, ओजोन लेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, आप ये तो सब जानते हैं कि कई लोग पूछते हैं क्लास के बाद कि सर अर्थ ही ग्रीन क्यों है, तो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन का लेयर है जो कि हमें एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला, वो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से, सन से निकलने वाले हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, हाई एनर्जी वाले रेडिएशन से, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। वो अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव, नेचर ने एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला बना रखा है, वो लेयर है ओजोन का, वो थिक ओजोन लेयर है, जो मोटा सा ओजोन लेयर होता है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो अर्थ है। अब देखिए अर्थ पे हम लोग जो भी ह्यूमन एक्टिविटी हुआ, जैसे एनिमल वेस्टेज, ह्यूमन वेस्टेज, काउ डंक हो गया, जैसे हम लोग बताया था मैंने अल्केन में मीथेन गैस, मीथेन गैस तो यहाँ पे अर्थ पे बहुत सारा मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कि जो भी वेस्टेज है, एनिमल वेस्टेज है, गोबर हुआ, गोबर गैस प्लांट है, वहाँ से मीथेन गैस बन रहा है, ठीक है। ये गाड़ी चल रही है अर्थ पे, कार चल रहा है, बाइक चल रहा है, वहाँ से CO2 गैस प्रोड्यूस हो गया। ये फ्रियोन, फ्रियोन हम लोग यूज करते हैं, फ्रियोन रेफ्रिजरेंट में, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, ये गैस प्रोड्यूस हो गया। कई लोग बोलते हैं ये कैसे निकल गया, चलिए मीथेन समझ में आता है कि मीथेन है जस्ट एनिमल वेस्टेज, काऊ है तो गोबर मिला, गोबर से जस्ट गैस बना, ये अगर स्टोरेज नहीं हुआ, बाहर एटमॉस्फेयर में गैस बना, मीथेन गैस, वो हो गया। गाड़ी चल रही है, CO2 प्रोड्यूस हो गया। कई लोग बोलते हैं ये कहाँ से आ गया, फ्रियोन कहाँ से आ गया, फ्रियोन तो फ्रिज में लॉक किया हुआ है, पूरा रखा हुआ है, फ्रियोन पूरा कंप्रेसर में पैक किया हुआ है। अरे भाई कभी कभी होता है ह्यूमन एरर, कभी कभी मशीनरी एरर होता है कि कंप्रेसर ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है। जैसे कि वोल्टेज, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, फ्रिज बना हुआ है 220 वोल्ट पे वर्क करने के लिए, अचानक वोल्टेज हुआ, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या फ्लक्चुएशन हुआ, 400 वोल्ट हो गया, 500 वोल्ट हो गया और फ्रिज ऑन है, अचानक इतना हाई वोल्टेज पे कंप्रेसर फट जाएगा, हो गया, गैस बाहर निकल जाएगा, कुछ स्मेल होता नहीं है, पता भी नहीं चलेगा, रिलीज हो गया, एटमॉस्फेयर में आ गया। और कभी कभी ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर जैसे एक बार ऑफिस का एग्जाम्पल था कि ह्यूमन एरर के थ्रू पूरा का पूरा गैस रिलीज हो गया, फ्रिज खराब हो गया। तो जिस ह्यूमन एरर, मिस्टेक कहिए, स्टाफ का मिस्टेक कहिए, कि जैसे दशहरा का टाइम था और क्लास, लास्ट डे का क्लास चल रहा था, कि उसके बाद 7-8 दिन का छुट्टी था। तो जब शाम का क्लास था, 6 बजे क्लास था, 6 बजे से 6 से 8 क्लास चल रहा था, तो सब स्टाफ को जाना था, सब स्टाफ लोग को भी अब छुट्टी था, एक हफ्ते के लिए घर जाना था, पूरा ऑफिस ऑफिस सब कुछ क्लोज करना है। तो फ्रिज, नीचे ऑफिस में एक फ्रिज रखा हुआ था, फ्रिज के अंदर जो है वो फ्रीजर सेक्शन, पुराना फ्रिज था, तो फ्रीजर जो सेक्शन होता है उसके बेस पे चारों तरफ, बेस पे आइस 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 जम गया था। अब स्टाफ को जाना है, वो लोग जानते हैं कि 7 दिन के लिए बंद रहेगा। अब वो देखे कि फ्रीजर में, फ्रीजर के जो फ्रीजर वाले पोर्शन है, चारों तरफ बर्फ पूरा चिपका हुआ है। अब अगर बर्फ साफ नहीं होगा
तो जस्ट अगर फ्रिज हम लोग बहुत बंद तो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से बंद कर देंगे 7 दिन के लिए, तो जब बंद करेंगे तो वो मेल्ट करेगा, मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट होगा, पानी नीचे गिरेगा, पूरा ऑफिस में पानी पानी हो जाएगा, आने के बाद उनको साफ करना पड़ेगा। तो वो लोग प्लान किए कि ऐसा है कि छुट्टी होने से पहले मैं 6 से 8 क्लास लूँगा, लेने के जब मैं बाहर आऊँगा तब तक वो क्लीन करके रख देंगे, फ्रिज व्रिज एकदम साफ कर देंगे, बर्फ़ ही हटा देंगे। अब बर्फ़ हटाने के लिए क्या किया, सब स्टाफ ने मिल करके प्लान किया, कोई चाकू ले आया, ठीक है, कोई कैंची ले आया, बस चाकू से मारो, कैंची से मारो, हटा दो जरा, फ्रीजर का जितना ऊपर का पोर्शन है बर्फ हटाना है, सब चाकू छुरी कैंची जो मिला उनसे मार के हटा दिया लोग। आए क्लास लेके 8 बजे आए क्लास लेके, तो लोग बताया कि सर देखिए फ्रिज अभी जो बर्फ वरफ जमा था हम साफ ऑफ कर दिए। तो आप मुझे कैसे साफ किए, तो बोले कि चाकू लाए थे, छुरी लाए थे, चाकू छुरी कैंची जो है वो सबसे मार मार के सब हटा दिए। हम कहे कि गया, आज तो फ्रिज गया। बोले कि अब गया, ये फ्रिज डब्बा हो गया। हम बोले चाकू लगा दिए इसमें, तो बोले हाँ। कैंची लगाया और हाँ, भाई खत्म, अब फ्रिज बेकार। बोले कैसे, कैसे, तो मैंने बताया कि देखो ये जो पार्ट है फ्रिज का, ये जो पोर्शन है फ्रीजर पोर्शन है, तो फ्रीजर पोर्शन आप घर में आप अपना घर का फ्रिज देखिए, तो फ्रीजर का जो पोर्शन रहेगा उसका बेस में ऐसे डिजाइन रहता है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे बेस में ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन वायर सबके फ्रिज में रहता है, प्लास्टिक टाइप का रहता है, और ये ऊपर नीचे ऐसे थोड़ा सा अप डाउन रहता ही है बेस में। तो आपको लगता है कि वो डिजाइन है, फ्रिज का डिजाइन है? नहीं भाई, डिजाइन नहीं है, वो रूट है, रेफ्रिजरेंट का रूट है, वो पाइप है, ये प्लास्टिक का पाइप है, महीन सा पतला पतला पाइप है, और उसी रास्ते से रेफ्रिजरेंट ऐसे जाता है, इसी रास्ते से जाएगा रेफ्रिजरेंट, जो हीट को एब्जॉर्ब करते हुए फ्रीजर वाले पोर्शन को पूरा ठंडा कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि वो तो डिजाइन है, वो तो नीचे में ऐसे 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 लाइनिंग दिया हुआ है, वो डिजाइन है, फ्रीजर के बेस में लाइन दिया हुआ, वो डिजाइन नहीं है, वो रेफ्रिजरेंट का रूट है, वो वायरिंग है, उसी रास्ते से रेफ्रिजरेंट प्लास्टिक के पाइप के रास्ते से गुजरते हुए सारे हीट को ट्रैप करते हुए निकल जाता है। तो अब वहां पे बर्फ जमा हुआ था, अब लोगों ने उसको जस्ट चाकू से ले लेकर के बर्फ हटा दिया, हटाया बर्फ। हम बोले कि अब चला के देख लो, फ्रिज काम ही नहीं करेगा, तो आप काम ही नहीं करना, बंद हो गया, फ्रिज खत्म हो गया, हटाना पड़ा फ्रिज को हम लोगों। तो ये ह्यूमन एरर है कि उनको लगा कि वो तो बर्फ निकाल रहे हैं, बट जब चाकू से जैसे ही बर्फ पे हिट किए, वो साथ में वो प्लास्टिक के ट्यूब्स को कट कर दिया, कट किया, कैंची से लगाया, कैंची ने जस्ट शार्प है, आयरन का है, वो प्लास्टिक के ट्यूब्स को कट किया, निकल गया सारा सारा रेफ्रिजरेंट बाहर निकल गया। इट्स ह्यूमन एरर। मशीन एरर भी कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन से, कभी ह्यूमन एरर से रिलीज हो गया, बाहर आ गया ग्रीन हाउस गैसेस, ये हो गया। ओजोन तो है ही, ओजोन तो भरा ही पड़ा हुआ है, ओजोन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ओजोन का तो लेयर ही है, मोटा सा लेयर ही है, तो ओजोन, ये ओजोन भी है, तो ऊपर में हो गया ओजोन। ओजोन तो अपर साइड में एटमॉस्फेयर में रहता ही है। ह्यूमिडिटी तो भरा पड़ा हुआ है, इस क्लासरूम में भी अभी मैं मेरे रूम में ह्यूमिडिटी है, जाड़े के टाइम में तो और फॉग और ज़्यादा हो जाता है, वाटर वेपर भी है, ये सब है। ये इंडस्ट्री में HNO3 यूज होता है, उससे रिलीज होता है वेपर, उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएगा, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, और सल्फर फ्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, SF6 बना लेता है, ये सब एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो ये है ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये हमारा हुआ अर्थ, ये ध्यान रखिएगा, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन आया हुआ है, और सिंपल जो हम लोग रोज देखते हैं फील करते हैं वो, ये हमारा है अर्थ, ये है हम लोग का अर्थ, ग्रीन हाउस, ये पूरा ग्रीन कलर का एक बॉल है, ठीक है। और ये लोग क्या है, तो ये लोग हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ये लोग क्या करता ये है कि जो सन से हीट आ रहा है, ये सन, यहाँ जो सन है, सन यहाँ से हीट आ रहा है, बहुत सारा हीट तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ एनर्जी को यहाँ से वापस लौटा देता है, यहाँ से हीट फ्रॉम सन, हीट एनर्जी, ये जो अंदर आया हीट एनर्जी फ्रॉम सन, जो सन से जो हीट एनर्जी आया, सुबह हुआ, धूप होते ही सन का रेडिएशन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर किया, ये जो लोग है वो हीट ट्रैपर है, ये सारे गैस जो होता है ना
हीट को ट्रैप कर लेते हैं, हीट को रख लेते हैं अपने पास। ये सब अपने पास थोड़ा 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 हीट मांग के रख लेता है। ऐसे ये होना चाहिए कि सुबह जितना एनर्जी आया शाम को सन के साथ चला जाना चाहिए, जितना आया उतना निकल जाना चाहिए। हीट हम लोग यूज कर लेंगे थोड़ा सा, बाकी निकल जाना चाहिए। प्लांट थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा, निकल जाना चाहिए। बट इन लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हीट ट्रैपर है। ये हीट ट्रैपर ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हीट ट्रैप कर लेते हैं। और जब हीट स्टोरेज अपने यहाँ हीट स्टोर करके देते नहीं है, एक बार ये के पास आया हीट, रख लिए, रख के बैठ गए। अब बैठ जाएंगे और अर्थ के चारों तरफ ये लोग फैले हुए हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ग्लोबल वार्मिंग जनरल नॉलेज टॉपिक किसी भी एग्जाम में आता है तो ग्लोबल वार्मिंग, वार्म एटमॉस्फेयर वार्म हो गया और सारा चीज अनबैलेंस हो जाएगा, सारा चीजें अनबैलेंस। अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा। क्या रीजन है, क्या रीजन है? सिंपल वन लाइन रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग। 150 लोग जस्ट कुछ सेकंड में डेथ हो गया। अभी कई लोग सर्च किया जा रहा है, रीजन ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर वार्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का। ग्लेशियर, ग्लेशियर जो बर्फ का पहाड़ होता है वो मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करेगा, सारा इकोसिस्टम अनबैलेंसिंग हो जाएगा। तो जो जनरल नॉलेज का टॉपिक पढ़ते हैं अपने न्यूज से अगल बगल से रिलेट करिए। और 10 क्वेश्चन भी तो है सिलेबस का आपके। तो यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस जो है हीट ट्रैपर, ये हीट ट्रैपर गैस होते हैं। increases earth temperature। यही ग्लोबल वार्मिंग। तो फ्रियॉन, जो फ्रियॉन, इसके ऊपर बैन, कई कंट्री ने तो बैन भी लगा रखा है, बैन लगा हुआ है कि इस पे ये फ्रियॉन जो होता है एक, ये तो और भी डैमेज करता है। एक तो है कि ग्रीन हाउस गैसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रीन हाउस अपना अर्थ हो गया, ग्रीन कलर का बॉल दिखता है कहाँ से, तो स्पेस स्टेशन से, इसलिए कि वहां से आप देखेंगे तो अदर प्लैनेट जो होते हैं डिजर्ट रहता है, एकदम सूखा ड्राई प्लैनेट, बट अर्थ जो है ब्लू ग्रीन बॉल, सुंदर सा बॉल दिखता है, क्योंकि यहाँ एक्सेस वाटर, एक्सेस ग्रीनरी, एक्सेस प्लांट है। कैसे प्लांट मेंटेन है? ओजोन लेयर के चलते। ओजोन लेयर हमारे अर्थ के लिए प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला का काम करता है। बट हम लोग के अर्थ में जो ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे एक्टिविटी के चलते एक्सेस मीथेन गैस आ गया, एक्सेस CO2 गैस, सबसे डेंजरस उसमें CO2, कार्बन इमिशन। पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट लोग, कई बार मीटिंग होता है कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। अभी वर्ल्ड में लीडिंग कार्बन इमीटर कौन कौन है? तो फर्स्ट में चाइना, दूसरा में हम लोग कंट्री इंडिया। तो अभी हम लोग डेवलपिंग फेज में हैं, हम लोग का कंट्री डेवलप कर रहा है, इसलिए हमें कार्बन इमिशन, रोड बन रहा है, कार्बन इमिट करेगा। चारकोल, उसी से तो हम लोग जो रोड बनाते हैं, ठीक है। तो उस जो हुआ, जो अलकतरा बोलते हैं ना जिसको, वो अल्केन है, सॉलिड अल्केन है, वो उससे रोड बन रहा है। रोड बनता है तो देखते हैं ब्लैक कलर का रोड है, कार्बन है, जलेगा, बर्न करता है, CO2 इमिट कर रहा है। हमारे बिहार में जो है, जो थर्मल पावर प्लांट है वो भी कोयला के ऊपर चलता है, वो कार्बन इमिट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन चाइना में होता है, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में होता है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू फ्रियॉन्स हमारे के थ्रू रिलीज किया हुआ है, हम लोग ने बनाया इसको लैब में, रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, रिलीज हो रहा है। ये तीनों गैसेस जो हैं, ये ओजोन तो नेचुरल भी है, चलिए वाटर वेपर भी मिल जाता है, ये भी हमारे एक्टिविटी के थ्रू, और ये भी हम लोग के एक्टिविटी के थ्रू रिलीज हो रहा है। ये लोग ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हीट ट्रैपर हैं, अर्थ के आसपास रहते हैं और सन का हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, रखते हैं अपने पास, जिसके चलते कि पूरा एटमॉस्फेयर वार्म होता है और इफेक्ट दिखता है इसका। बहुत सारा रिपोर्टिंग,
ग्लोबल वार्मिंग का कितना सारा इफेक्ट, मतलब सिर्फ 50 ईयर के टाइम में इतना एटमॉस्फेयर चेंज कर गया। अंडमान निकोबार आप जाएंगे तो अंडमान निकोबार में 1947 इंडिया के फ्रीडम के टाइम 500 प्लस छोटे छोटे आइलैंड आइलैंड रहा करते थे। 500 प्लस थे। अभी जाइए तो अभी सर्वे होता है 100 भी नहीं है। बाकी कहां गया 400? 400 कहां गया आइलैंड? डूब गया समुद्र में, डूब गया। ग्लोबल ऑल ओवर वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग। पोल पे जो आइस आइस का ग्लेशियर रहा करता है पोल पे, वो धीरे धीरे मेल्ट करते रहा। वो ग्लेशियर कहाँ आया? समुद्र में। सी लेवल क्या हुआ? बढ़ने लगा। जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो जब छोटे छोटे आइलैंड है वो सब डूबना शुरू हो जाता है। तो बहुत इफेक्ट है। तो छोटा सा मैंने एग्जांपल, हजारों इफेक्ट ऐसा दिखता है। वेदर साइकिल चेंज हो गया, जब समुद्र के अंदर कोरल्स होते हैं वो एक्वाटिक लाइफ, उन पे इफेक्ट पड़ गया। रिसेंट 2 दिन पहले हम लोग का उत्तराखंड, इतना प्यारा सा स्टेट, मोस्ट एडवेंचरस स्टेट, और जो मेरा टूरिज्म प्लेस का फेवरेट प्लेस, बहुत सारा ट्रैकिंग रूट और खूब अच्छा सा रिलीजियस प्लेस भी है बहुत सारा। और उसमें ग्लोबल वार्मिंग का अभी 2 दिन पहले इफेक्ट दिखा, ग्लेशियर टूट गया। और सेम रीजन, यही रीजन तो है। हीट ट्रैपर गैस इतना हम लोग ने ये एटमॉस्फेयर में इतना, जैसे जैसे पहले 50 साल पहले गाड़ियां कम थी क्या? नेग्लेजिबल ही था। गांव में घोड़ा गाड़ी चलता था, नाव, गांव में बैलगाड़ी चलता था, लोग उस पे जाते थे आते थे, उसी पे एक्टिविटी, जितना भी फसल है बेचना है सब उससे एक्टिविटी। नो कार्बन इमिशन। पहले कहीं घर में फ्रिज नहीं था, एसी नहीं था, हम लोग घड़ा का पानी पीते थे। आज घर में फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, 50 इंस्ट्रूमेंट है, 50 इंस्ट्रूमेंट है। और हर इंस्ट्रूमेंट से तो हीट इमी, आप 10th क्लास जाइए, 10th क्लास मान लीजिए कि ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, और अगर इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, हर इंस्ट्रूमेंट है तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस है। और यहाँ आप जानते हैं कि ये जैसे ही ये वार, कोई भी वार में करंट फ्लो करेगा तो हीट रिलीज करेगा, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हीट आई स्क्वायर आर टी हीट रिलीज करता है, और वो हीट कहाँ आया? एटमोसफेयर में। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये लोग हैं गैसेस, ये तो ये लोग तो हम ही लोग के थ्रू क्रिएट किया हुआ गैस है। और दूसरा, इतने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं हम लोग कि जस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट से हीट निकल रहा है, वो एटमॉस्फेयर को वार्म कर रहा है, जिसका इफेक्ट दिखता है। और फ्यूचर में भी बहुत इसका मतलब बैड इफेक्ट बोला जाता है कि दिखेगा। छोटा छोटा जो कंट्री, मालदीव, बहुत सुंदर सा कंट्री, समुद्र के बीच में घिरा हुआ, उसका भी लाइफ बोलते हैं कि बहुत कम लाइफ बचा हुआ। 100 साल के अंदर पूरा कंट्री अगर नहीं कंट्रोल किया गया तो डूब जाएगा। तो बहुत सारा इफेक्ट इसका दिखता है। फ्यूचर में भी बहुत वर्स्ट इफेक्ट दिखने वाला है इसका, ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसके लिए एक अर्थ डे भी अप्रैल मंथ में आता है, टीवी पे तो आने लगता है न्यूज़ में कि अर्थ डे है, समथिंग 22 अप्रैल या एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। बट रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट को हम लोग ऑफ कर दिया जाता है। वो टीवी पे भी आता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड का जितने वर्ल्ड के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं लाइट ऑफ कर देते हैं। हम लोग को भी बताया जाता है कि आप ही घर में 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ करें। ये सिर्फ मैसेज के लिए। कई लोग पूछते हैं कि 1 घंटे से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बट आपको अवेयरनेस तो आएगा, अवेयरनेस आएगा कि हाँ ये क्यों बंद कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ये 1 घंटे से कोई एटमॉस्फेयर में फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क तो पड़ा भी था, लॉकडाउन हुआ था ना, फर्क पड़ा था। कितना न्यूज में आता था, टीवी पे कि आता था, और हम लोग भी देखते थे। हम लोग भी लॉकडाउन जब हुआ 3 महीने रोड पे एक भी गाड़ी नहीं चला था, तो हम लोग अपने छत पे जाते थे तो वो गांधी मैदान या पटना का सबसे बड़ा टावर बिस्कोमान टावर ऐसे क्लियर दिखता था। उस पर अगर मूव भी कोई करे आदमी बिस्कोमान टावर पे तो वो हमारे छत से दिखता था। अभी देखे तो अभी नहीं दिखेगा। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इतना डस्ट पार्टिकल हवा में है कि वार्मिंग है इतना कि नहीं दिखता है। और लॉकडाउन में एकदम क्लियर दिखता था कि वहाँ पे कई कई स्टेट से, जहाँ से तो हिमालय जोन एकदम क्लियर दिखना शुरू हो गया था। ठीक है, तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक दिन 1 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उससे जो मैसेज मिलता है, जैसे
अगर आप उसको फॉलो करेंगे, 1 घंटे बंद रखेंगे, तो अपने आप में अवेयरनेस आएगा। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, आप कभी सब्जी खरीदने जाते हैं, तो सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपकी आदत है, क्या आदत है, सीधे बाइक उठाया, स्कूटर उठाया, लेके चले गए। जस्ट थोड़ा दूर जाना है, 1 किलोमीटर दूर जाना है, फिर भी लेके चले गए। बेस्ट सोल्यूशन है साइकिल ले लेंगे। 1 किलोमीटर के लिए क्या बाइक लेके जाना है, बाइक लेके जाएंगे, वहां पार्किंग का प्रॉब्लम होगा, एक तो CO2 इमिट करेंगे, आपका पेट्रोल वेस्ट होगा। साइकिल ले लेंगे, हेल्थ भी फिट रहेगा आपका, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं हुआ, ठीक है, आपका सारा सब्जी वहां ट्रैफिक भी नहीं लगा, आराम से जाएंगे, आराम से चले आएंगे। तो इससे अवेयरनेस आता है। 1 घंटे से कुछ चेंजेस नहीं होगा, बट जो बेस्ट पीपल हैं, जो लोग अच्छे लोग हैं, उनमें एक अच्छा मैसेज आता है कि हाँ, अभी हमें सुधरना चाहिए। कभी भी हम अपने घर से जाएं, बाहर जाएं, तो सारे लाइट को ऑफ कर दें, इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर दें, सब लाइट को बचाएं, इलेक्ट्रिसिटी बचाएं। कभी आप मॉर्निंग वॉक करें तो स्ट्रीट लाइट को जलते हुए देखें तो ऑफ कर दें, वो भी तो एक ग्लोबल वार्मिंग लाइट है, हीट इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है। वो सब चीज़ें अवेयरनेस है, और अच्छे लोग इन सब चीज़ों से सीखते हैं। ये हो गया हमारा ग्रीन हाउस। अच्छा, इसके बारे में और फ्रियोन का तो कुछ यूनिक भी पार्ट है। ये तो एक तो ग्रीन हाउस गैस है ही, और दूसरा ये प्रॉब्लम करता है कि ओजोन, ओजोन हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है ना हमारे लिए, हमारे अर्थ को प्रोटेक्शन देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, हार्मफुल रेडिएशन से। तो उसको भी जाके ये डैमेज करता है। इसका तो डबल, मतलब इसका जो रोल है, एक रोल है ग्रीन हाउस इफेक्टेड में, और दूसरा जाके इसको भी किल कर देता है। कई लोग बोलते हैं ईट कर खा आता है उसको जाकर के, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो लिखेंगे इसमें नेक्स्ट इट। CF2Cl2 फ्रियोन is responsible for ozone depletion. ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के डिप्लेशन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे, एक एक लाइन पूछा हुआ है, 10 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज की टॉपिक है ये। देखिए, सबसे पहले अपना अर्थ देख लेते हैं। यह है अर्थ। टेन किलोमीटर से ऊपर जाएंगे और 50 किलोमीटर, ये 10 से 50 किलोमीटर का जो जोन है, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। हर लाइन पूछा हुआ है, और जनरल नॉलेज का ये कोई किसी भी एग्जाम पूछा जाता है। अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और 50 किलोमीटर, रेंज से 10 से 50 किलोमीटर के बीच का जो जोन है, इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। और ये यहाँ पे ओजोन रिच होता है, यहीं पे ओजोन का लेयर होता है, ये ओजोन का लेयर है। ओजोन लेयर होता है, ये एक्ट एज प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला फॉर अर्थ सरफेस। ये आपका अर्थ सरफेस के लिए प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला का काम करता है। ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है, बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करता है। आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम, सन से बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन निकलता है, जिसमें कि जो रेडिएशन है सन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कॉस्मिक निकला, कॉस्मिक को भगा देगा। हार्मफुल रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टॉपिक में पढ़ा हुआ है। सोलर सिस्टम, सन से जो रेडिएशन निकल रहा है,
कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, हर टाइप का वेव। बट जो चार स्टार्टिंग के हार्मफुल हैं, हार्मफुल में कॉस्मिक को भगा देगा, ये कॉस्मिक कॉस्मिक रे को भगा देता है। गामा रे को भगा देगा। एक्सरे को भगा देगा, ये एक्सरे को भगा देता है। अल्ट्रावायलेट आएगा तो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रावायलेट को हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है। ओजोन लेयर जो होता है एब्जॉर्ब ये भी क्वेश्चन है। अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट रे अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन लेयर। और जो अच्छा रेडिएशन है, अच्छा रेडिएशन जैसे इंफ्रारेड, हीट वेव हुआ, रेडियो वेव हुआ, माइक्रोवेव हुआ, वो उसको भेज देता है और यहाँ भेज देगा यहाँ पे। और ये हीट वेव है जो हार्मफुल रेडिएशन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं, इतना हम लोग पढ़े हुए हैं कि वो कॉस्मिक, गामा और एक्सरे को भगा देगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके कुछ जो इंफ्रारेड हीट वेव उसको भेज देगा, विजिबल को भेज देगा, कलर को भेज देता है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। इसी के चलते हो तो अर्थ ग्रीन हाउस है। ओजोन न रहे तो सब चीज खत्म हो जाएगा। सारे रेडिएशन ये लोग आएंगे और सीधे अर्थ को बर्न कर देंगे, डिजर्ट कर देते हैं ये सब लोग। तो हमारे लिए ये ओजोन एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है जो हमें जस्ट प्रोटेक्शन देता है हार्मफुल रेडिएशन से। और फ्रियोन जो है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा इस लेयर को भी तोड़ देता है। तो फ्रियोन जो होता है डबल डैमेज करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, और इसको भी डैमेज कर देता है। कैसे डैमेज करता है, सब है रिएक्शन। तो सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रे से ओजोन जो होता है वो ओजोन ब्रेक कर जाता है, और ओजोन जो है वो ब्रेक कर करके ऐसे अल्ट्रावायलेट रे से ऑक्सीजन प्लस ओ ऐसे इस फॉर्म में रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से फ्रियोन, यहाँ फ्रियोन रिलीज करिए अर्थ में CF2 और Cl2। ये फ्रियोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को जाके खा भी आता है, वहाँ ओजोन लेयर में होल क्रिएट कर देता है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग भी कर रहा है, और जो हमारा अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला जो प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, उसमें जाके होल कर देता है। ठीक है, कैसे होल करता है देखिए, फ्रियोन रिलीज हो ऐसे, जस्ट एटमॉस्फेयर से रिलीज हो। ये तो एक अल्ट्रावायलेट रे के चलते ये डिसोसिएट रहता है। देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए, नाइन फ्रियोन जो CF2Cl2, मैकेनिज्म मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन का स्टेप, कैसे कैसे वो किल करता है। मैकेनिज्म 4, ऑफ ओजोन लेयर। कैसे ओजोन लेयर को किल कर रहा है, मैकेनिज्म फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, वो कैसे किल कर रहा है वो देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो CF2Cl2 है, CF2 और Cl2 जब इस पे सनलाइट, ऐसे सनलाइट गिरता है तो ये ब्रेक कर जाएगा और Cl रेडिकल में, और यहाँ पे और CF2Cl रेडिकल में ऐसे। ठीक है, इस स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, ये स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट किया, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। नाउ प्रोपेगेशन मैं समझाता हूँ आपको। नोट करिए,
जैसे रिएक्शन इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, इनिशिएशन स्टार्ट बोलते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं कि ये स्टेप 1, ये स्टेप जो है वो 1 आप लिख सकते हैं कि पहला स्टेप क्या था। तो इनिशिएट करना, इनिशिएशन स्टार्ट करना रेडिकल फॉर्मेशन है। ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये रेडिकल फॉर्मेशन होता है। ये अल्केन में बहुत कॉमन रिएक्शन। स्टेप 2, स्टेप 2 बोलते हैं प्रोपेगेशन, रेडिकल अटैक। प्रोपेगेशन, ये प्रोपेगेशन में रेडिकल अटैक करता है, रेडिकल अटैक। ये एक टाइप का चेन रिएक्शन है। प्रोपेगेशन जो है वो चेन, एक टाइप का चेन रिएक्शन। तो प्रोपेगेशन इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, रेडिकल का फॉर्मेशन है। प्रोपेगेशन ये अटैक करना, ये रेडिकल अटैक करता है। कैसे अटैक करता है? तो ये जो रेडिकल है सीएल रेडिकल, ये सीएल रेडिकल जो है वो ओजोन पे अटैक करेगा और यहाँ से बना देता है ऑक्सीजन और प्लस ओसीएल रेडिकल, ऐसे बना देगा। फिर से ओसीएल रेडिकल जो है, ओसीएल रेडिकल जो है वो ओ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन आपको कई लोग बोलते हैं ऑक्सीजन कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन आता है ना, आप जानते हैं कि ओजोन लेयर में ऐसे ये रिएक्शन हमेशा चलते रहता है। ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ऑक्सीजन प्लस ओ इस फॉर्म में रहता है। तो एक पार्ट इससे रिएक्शन कर लिया, ओजोन से, ओजोन लेयर को होल्ड कर दिया और ऑक्सीजन गैस बना दिया। फिर ओसीएल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O2 बना करके और यहाँ से सीएल रेडिकल फ्री कर देगा। और ये चेन है, ये जितना लिया था आपने, जो लिया था आपने शुरू में, वो वापस लौट जाएगा। तो ये प्रोपेगेशन हमेशा चेन होता है, चेन रिएक्शन। ये स्टेप होता है। तो ये इसी स्टेप से किल करता है। ये फ्रियॉन गया, जा करके ओजोन लेयर के पास गया, रास्ते में ये रेडिकल बनाते हुए ये ओजोन को किल कर देगा। ओजोन को किल कर करके ऐसे इस मैकेनिज्म के थ्रू वो होल कर देता है, होल बना देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है रिएक्शन जिसमें ओजोन लेयर में होल कर देगा, ठीक है। तो फ्रियॉन के बारे में इतना सारा पॉइंट आपको जानना था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, और मैं देख लेता हूँ कुछ क्या क्वेश्चन और है या कंप्लीट हो गया है। फ्रियॉन है जो पूछा हुआ है पेपर में। सो ये आईटी मेन में 2000 में बहुत सारे क्वेश्चन, 2019 में है क्वेश्चन। तो सारा सब कुछ वही है, मैं कुछ नया खोज रहा हूँ, कुछ इसमें मिल जाए। ये वही सीट है जो मैं क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ डेली आपको होमवर्क के लिए। पैकेज के अलावा, पैकेज तो हम लोग देते ही हैं आपको, उसके साथ हम लोग कुछ सीट भी, एक्स्ट्रा सीट देते हैं जो कि आपको बिजी रखने के लिए, कि बस आप क्लास में थोड़ा सा भी ब्रेक भी होता है फिर भी आप उस पर वर्क करते रहेंगे। 20 मिनट, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो सारा मेडिकल का, आईटी का बहुत सारे क्वेश्चन है, बट अब हो गया मेरा ये हो गया ये CCl4 और फिर नेक्स्ट हम लोग लिस्ट में क्लोरोफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 10 क्लोरोफॉर्म पे वर्क करते हैं हम लोग।